आज हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल पे। क्या बात करेंगे? महाजनपद काल। जैसा आप देख रहे हैं बीच में जन लगा हुआ है, महाजनपद। जैसे उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, मतलब वैदिक सभ्यता में जन का बार बार उल्लेख किया गया, जन, और जन का ही यहाँ विस्तृत रूप होकर महाजनपद बना। महाजनपद बना जब कृषि होने लगा तो आदमी एकत्रित होने लगे और ज्यादा से ज्यादा भूमि अपने अंदर कब्जा करने लगे, जिसके कारण महाजनपद अपने क्षेत्रों में निवास करने लगे, जो महाजनपद कहलाया। महाजनपद कुल कितने थे? कुल 16 महाजनपद थे। कितने थे? कुल 16 महाजनपद थे, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है? कैसे हम जानते हैं जो 16 ही महाजनपद था? इसका उल्लेख अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र में किया गया है। अंगुतर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें, और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। क्या? अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय यह बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र यह जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ है जिससे हमें यह पता चलता है जो इस समय में, मतलब 600 BC पूर्व 16 महाजनपद था। और 16 महाजनपद इस प्रकार थे, और उसकी राजधानी मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। कुशीनगर से आप लोग परिचित होंगे। परिचित इस कारण से होंगे क्योंकि महात्मा बुद्ध जी का परिनिर्माण यहीं हुआ था। इसी क्षेत्र में महात्मा बुद्ध जी का परिनिर्माण हुआ था। उसके बाद काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अंग की राजधानी चंपा। ये अंग जो था ये बिहार के भागलपुर में पड़ता था। अंग जो था बिहार के भागलपुर में। महाभारत काल में इसके राजा कर्ण थे। कौन थे? अंग के राजा महाभारत काल में कर्ण थे। उसके बाद मगध की राजधानी ग्रीवर्ज या पाटलिपुत्र। पहले ग्रीवर्ज था, फिर बाद में आकर पाटलिपुत्र हो गया। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। उसके बाद मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। उसके बाद चेदी की राजधानी शक्तिमती। उसके बाद वज्जी की राजधानी वैशाली। अस्मक की राजधानी पाटन। सुरसैन की राजधानी मथुरा। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। महाभारत काल में पूरा महाभारत का केंद्र कुरुराज था। कौन था? कुरुराज। पूरा महाभारत का केंद्र, महाभारत जो हुआ इसी कुरु वंश के द्वारा हुआ, और इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए और नोट करते जाइए। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी ग्रीव्रज। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। उसके बाद चेदी की राजधानी शक्तिमती। वज्जी की राजधानी वैशाली। अस्मक की राजधानी पाटन। सुरसैन की राजधानी मथुरा। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी हाटक। अवंती की राजधानी उज्जैन। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे प्रमुख जनपद था, वो प्रमुख जनपद जो बनकर उभरा, जो आगे चलकर सबसे प्रमुख हो गया, जो पूरे एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, वो था मगध जनपद। और इसमें जो प्रमुख जनपद देखा जाता है वो एक काशी, कौशल, मगध और अवंती या वत्स। इन 4-5 को सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था। उसके बाद एक जनपद था वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ये कुल 8 राजाओं का एक संगठन था। कुल 8 क्षेत्रों ने मिलकर वज्जी संघ का स्थापना किया था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, कुल 8 राजाओं के द्वारा। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे विशाल, सबसे संपूर्ण जो कहते हैं क्षेत्र पे राज करने वाला, जो आगे चलकर पूरे भारतवर्ष पे राज करता है, वो था मगध। जो एक भारत का निर्माण करता है वो
मगध, मगध का उत्थान या मगध अपने आप को चरमोत्कर्ष पे कैसे पहुंचाया, इसके बारे में हम बात करेंगे। मगध का उत्कर्ष में बहुत सारे कारण थे। अब हम बात करते हैं मगध जनपद पे। मगध जनपद जो था, इस 16 जनपद में जो अभी हम नाम पढ़े हैं राज्य और राजधानी के अंतर्गत, इन 16 जनपद में सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, क्योंकि ये भविष्य में आकर सबसे प्रमुख जनपद बनकर उभरा, जो एक साम्राज्य का निर्माण किया, जो पूरे भारतवर्ष का गठन का कहीं ना कहीं प्रारंभिक स्तर था। इसलिए मगध सबसे प्रमुख हो जाता है। इसके प्रमुख होने में बहुत सारे कारण थे, जैसा मैंने बताया बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे प्रमुख कारण जो था वो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र होने के कारण, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र होने के कारण यह जो मगध जनपद था वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, जिसके कारण गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र था, जो उपजाऊ होने के कारण इसका मगध जनपद का आर्थिक स्थिति मजबूत था, जिसके कारण यह विशाल साम्राज्य बनकर उभरा। उसके बाद लोहे का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण ये लोग अस्त्र शस्त्र में लोहे का उपयोग करते थे। क्या करते थे? लोहे का उपयोग करते थे, जिसके कारण युद्ध में ये लोग प्रबल आते थे। उसके बाद युद्ध में ये हाथी का उपयोग करते थे, जिसके कारण युद्ध ये लोग जीतते थे। और चौथा कारण जो था, जो सबसे प्रमुख था, वो व्यापार था। ये लोग व्यापार भी करते थे, वाणिज्यिक व्यापार करते थे, जिसके कारण मगध एक महान साम्राज्य बनकर उभरा। और ये समुद्र मतलब नदी से और पर्वतों से घिरा हुआ था, जिसके कारण मगध पे बाहरी आक्रमण होने का खतरा कम रहता था। अब हम बात करते हैं मगध जनपद के उभरने में कुछ राजाओं का विशेष योगदान था, जिसके कारण मगध साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य बनकर उभरा। सबसे पहले हम बात करते हैं मगध का ऋग्वेद में कीकट नाम से उपयोग किया गया है। मगध का नाम कीकट बताया गया है। जो विद्वानों का मत है, ये जो कीकट शब्द है, ये मगध के लिए उपयोग किया गया था। इसका शासक ऋग्वेद के हिसाब से प्रेमचंद्र था। कौन था? प्रेमचंद्र था। और मगध का जो सबसे पहले प्रथम नाम उपयोग में आया है वो अथर्ववेद में आया है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में आया है। कहाँ आया है? अथर्ववेद में आया है। अब हम बात करते हैं इसके वंश के बारे में। मगध साम्राज्य का जो स्थापना हुआ किस आधार पे हुआ और कौन कौन राजा क्रमवार इस पे शासन किए। सबसे पहले ब्राह्यदत्त वंश। कौन वंश? ब्राह्यदत्त वंश जो था वो महाभारत काल का था। ब्राह्यदत्त वंश महाभारत काल का था, जो महाभारत से मिलता जुलता है। इस वंश का जो शासक था वसु का पुत्र और जरासंध का पिता, वही जरासंध जिसका हत्या भीम के द्वारा किया गया था। जरासंध का पिता और वसु का पुत्र कौन था? ब्राह्यदत्त, जिसने अपने नाम पर ब्राह्यदत्त वंश का स्थापना किया। इसका अंतिम शासक जो था वो निपुंज था। कौन था? निपुंज था, जिसका हत्या उसके ही अधिकारी पुलिक ने कर दिया। जिसका हत्या ब्राह्यदत्त वंश का जो अंतिम शासक था निपुंज, उसका हत्या उसके ही अधिकारी पुलिक ने कर दिया। और पुलिक भी कुछ ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए, क्योंकि उसके ही मंत्री के द्वारा, भट्टिये के द्वारा, उसके ही मंत्री, पुलिक का ही जो मंत्री था भट्टिये, उसके द्वारा पुलिक का हत्या कर दिया गया। और भट्टिये अपने खुद साम्राज्य का स्थापना नहीं करता, खुद अपने राजा नहीं बनता है, वो अपने पुत्र को राजा बनाता है। उसका पुत्र कौन रहता है? बिंबिसार। उसका पुत्र बिंबिसार था, जिसको वो मगध के साम्राज्य पर राजा बनाकर बैठाया। अब बिंबिसार एक महत्वपूर्ण राजा था, इतने राजाओं में सबसे प्रमुख राजा था, जिसने मगध को एक नई ऊंचाई तक ले गया। उसका बहुत सारा कारण था। वो दिमाग का बहुत तेज था, जिससे वो युद्ध नहीं कर पाता था, उससे वो संबंध स्थापित करता था। संबंध बनाकर वो उसे अपने में मिला लेता था, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष बहुत ज़्यादा इस काल में हुआ। हर्यक वंश का स्थापना किया बिंबिसार, हर्यक वंश का स्थापना किया। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश या हर्यक वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश या हर्यक वंश कहा जाता है, हर्यक वंश का है। इसके स्थापना कौन किए थे? हर्यक वंश का स्थापना कौन किए हुए थे? बिंबिसार।
कौन किए? बिंबिसार। और बिंबिसार जो राजा थे वो 545 से 493 बीसी तक राज किया। 545 बीसी से 493 बीसी तक राज किया। इतिहास में इसे श्रेणिक कहा गया। क्या कहा गया है? श्रेणिक, मतलब श्रेष्ठ, अच्छा। इतिहास में इसे श्रेणिक कहा गया है। ये अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, मगध का स्थिति मजबूत करने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए इन्होंने वैवाहिक संबंध बढ़ाया। जैसा हमने अभी बताया, जिनसे ये युद्ध नहीं कर पाते थे या कमजोर पड़ते थे, उससे ये अपना संबंध स्थापित करते थे, वैवाहिक संबंध। इसने कौशल प्रदेश की राजकुमारी कौशल देवी से विवाह किया। क्या किया? सबसे पहला विवाह जो इनका हुआ वो कौशल प्रदेश की राजकुमारी कौशल देवी से इनका विवाह हुआ। फिर और ये जो कौशल प्रदेश से जो इन्होंने उनके राजकुमारी से जो विवाह किया, तो इनको दहेज में एक गांव मिलता है, काशी का एक गांव मिलता है। कहाँ का? काशी का एक गांव मिलता है। काशी का एक गांव इन्हें दहेज में मिलता है। किनको? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को कौशल के राजकुमारी से विवाह करने पे उन्हें एक गांव, काशी का एक गांव दहेज में मिलता है, जिसकी आय, समझिए, जिसकी आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष उस समय था। कितना था? 1 लाख रुपया प्रति वर्ष उस समय था। अब समझिए इनका स्थिति, आर्थिक स्थिति कितना मजबूत हुआ होगा जब वो 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष एक काशी से उनको आता था, वो भी इन्हें दहेज में मिला था। इनकी नीति एक तो वैवाहिक नीति थी जो दुश्मनी ना हो, और दूसरा इन्हें फायदा भी हुआ जिससे इन्हें आर्थिक स्थिति इनका मजबूत हुआ। और दूसरा विवाह ये लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से किए। क्या? दूसरा विवाह इनका हुआ लिच्छवी की राजकुमारी चेलना के साथ हुआ। और तीसरा विवाह इनका मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ। तीसरा विवाह इनका मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से हुआ। अब इनका जो प्रबल शत्रु था, इनका जो सबसे ज़्यादा जिनसे शत्रुता थी वो अवंती राज से थी। किससे? अवंती राज से। इनका जो सबसे प्रमुख शत्रु था वो अवंती राज था। जब अवंती राज के राजा चंद्रप्रघोत जी बीमार पड़े, तो ये अपने वैद्य, बिंबिसार के जो अपने वैद्य थे, जीवक, उन्हें वो चंद्रप्रघोत मतलब अवंती के राजा को ठीक करने के लिए, उनका दवा करने के लिए उनके राज्य में भेजे। मतलब अवंती के राज्य में जो इनके शत्रु थे उनका सहायता ये वैद्य के रूप में किए, जीवक के द्वारा। तो इनसे फिर अवंती राज का भी दोस्ती हो गया और एक दूसरे को युद्ध में और हर एक स्थिति में सहायता प्रदान करने लगे। इनका आप देखिए, मगध को बढ़ाने में किस आधार से ये अपना दिमाग यूज करते थे। वैवाहिक स्थिति हो, या किसी से संबंध स्थापित करना हो, या किसी के सुख दुख में काम देकर, सहायता देकर अपने आप को मजबूत करना हो, हर एक स्तर पे इन्होंने अपना यूज किया, किसी भी तरह अपने आप को निखारा जो मगध का उत्कर्ष हो। इसलिए कहा जाता है प्रारंभिक राजा में ये सबसे महत्वपूर्ण थे मगध का उत्थान करने में। और बिंबिसार जी का जो सबसे प्रमुख उपलब्धि था, वो ये था जो अंग को जीतकर इन्होंने अजातशत्रु को वहाँ का राजा नियुक्त किए। क्या किए? अंग को जीतकर, जिसकी राजधानी चंपा थी, प्राचीन नाम चंपा का मालिनी है, उसको जीतकर अजातशत्रु को राजा पे नियुक्त किया। वही अजातशत्रु जो इनके मृत्यु करने के बाद, इनका पुत्र इनका ही मृत्यु करने के बाद वो मगध का राजा बनते हैं। अब हम बात करेंगे अजातशत्रु पे। अजातशत्रु जैसा आप जानते हैं बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने पिता का हत्या करके मगध के गद्दी पर स्थापित हुआ। इसलिए इस वंश को पृथंता वंश भी कहा जाता है। और भी शासक थे जो अपने पिता का हत्या करके ही गद्दी को प्राप्त किया था। पुराण में इसे कुनिक कहा गया है। अजातशत्रु को पुराण में कुनिक कहा गया है। कौशल प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। देखिए हुआ क्या था, कौशल से इसका युद्ध क्यों हुआ, उसका ये कारण था, जब इसके पिता बिंबिसार का शादी कौशल के राजकुमारी कौशल देवी से हुआ था, तो उस समय में इसे काशी का एक गांव मिला था। जिसका सालाना इनकम 1 लाख रुपया था। कितना था? सालाना इनकम 1 लाख रुपया था। एक गांव काशी का मिला था जिसका सालाना इनकम 1 लाख रुपया था,
जब बिंबिसार गद्दी से हट गए, मतलब उसको मारकर अजातशत्रु ने गद्दी को प्राप्त किया, तब जो कौशल के राजा थे उन्होंने वापस ले लिया। वो जो गांव दिए हुए थे, काशी का एक गांव, वो वापस ले लिए। वापस ले लेने के कारण अजातशत्रु से युद्ध हुआ। अजातशत्रु में इतनी क्षमता थी जो काशी से युद्ध जीत गए। काशी से यानी कौशल से वो युद्ध जीत गए, और युद्ध जीतने के उपरांत कौशल के राजकुमारी वजीरा के साथ उनका विवाह हुआ। कौशल के राजकुमारी वजीरा के साथ इनका विवाह हुआ, और पूरा काशी इन्हें, पूरा कौशल इनके स्थान में आ गया, मतलब इनके नेतृत्व में आ गया। अब इनका पूरा कौशल पे साम्राज्य स्थापित हो गया। अब ये कौशल के भी राजा हो गए। इस तरह मगध का उत्कर्ष होता गया। लिच्छवी गणराज से भी इनका युद्ध हुआ था और ये उसमें सफल हुए थे। लिच्छवी गणराज इनके समय में बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि वो 8 राजाओं का संघ था। 8 क्षेत्रीय राजा मिलकर लिच्छवी गणराज में अपना संपूर्ण अधिकार, या युद्ध होता था या कोई भी कुछ होता था, 8 राजाओं का संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। और वैशाली आप लोग जानते हैं पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था। सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में ही स्थापित हुआ था। लिच्छवी से जब इनका युद्ध का नौबत आया तो ये युद्ध में जीत तो नहीं सकते थे, तो इन्होंने एक चाल चला। चाल क्या चला? ये अपने महामंत्री, जो इनके सबसे प्रमुख मंत्री थे, सबसे प्रमुख अधिकारी थे, उनको इन्होंने साजिश के तहत क्षेत्र से निकाल दिया। और पूरे क्षेत्र में ये घोषणा हो गया, जो इनके जो अधिकारी थे, इनके जो प्रमुख अधिकारी थे, उन्हें ये निकलवा दिए साजिश के तहत। इनका साजिश क्या था? जो वो इनके अधिकारी को किसी भी तरह लिच्छवी में प्रवेश करवाएंगे और 8 राजाओं में फूट डालेंगे। 8 राजाओं में फूट डालेंगे, उसके बाद लिच्छवी पर हमला करेंगे, फिर 8 राजाओं को वो जीत लेंगे। यही हुआ। जब ये उन अधिकारी को निकाल दिए तो फिर लिच्छवी में गए वो अधिकारी और बताया, जो हम अजातशत्रु से ऐसे ऐसे वो हमें राज से निकाल दिए हैं। तो लिच्छवी ने उसे शरण दिया। लिच्छवी ने जब उस महामंत्री को शरण दिया तो ये 8 राजाओं में फूट डालने लगा। अंततः 8 राजाओं में फूट डालने में ये सफल हो चुका। सफल हो गया कौन? महामंत्री, अजातशत्रु के महामंत्री। जब सफल हुआ तो वो संवाद पठवाएं अजातशत्रु को, संवाद भेजकर, जो अब 8 राजाओं में एकता नहीं रहा, अब आप आक्रमण कर सकते हैं। फिर पुनः अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज पे आक्रमण किया और अंततः विजय हुआ। 8 राजाओं पे विजय हुआ। इसी युद्ध में इसने, अजातशत्रु ने, रथमूसल एवं महाशील कंटक का उपयोग किया। क्या उपयोग किए? रथमूसल एवं महाशील कंटक का प्रयोग किए। इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, वो प्रथम बोध संगति करवाना था। क्या था? प्रथम बोध संगति। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन भी थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे ये, और कौन? इनके पिताजी बिंबिसार। बिंबिसार महात्मा बुद्ध जी के परम मित्र भी थे और अजातशत्रु समकालीन भी थे, और प्रथम बोध संगति करवाया। प्रथम बोध संगति क्यों करवाए? क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ये और इनके पिता बिंबिसार दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब हम बात करते हैं, इनका हत्या करके, अजातशत्रु का हत्या करके इनका पुत्र उदयन राजगद्दी को प्राप्त किया, मगध का राजा बना। मगध का राजा कौन बना? उदयन, अपने पिता का हत्या करके। अब यह वंश लगातार अपने पिताओं का हत्या करता गया, जिसके कारण इस वंश को पृथंता वंश कहा जाता है। उदयन का सबसे जो सफल काम था, जिसके कारण इतिहास में इसे याद किया जाता है, या बराबर क्वेश्चन आता है खासकर बीपीएससी में, जो पाटलिपुत्रा का स्थापना कौन किया? पाटलिपुत्रा का स्थापना कौन किए? पाटलिपुत्रा का स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्रा का स्थापना कौन किया? उदयन ने किया। कहाँ किया? गंगा और सोन नदी के संगम पे। कहाँ? गंगा और सोन नदी के संगम में, संगम के स्थान पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया। फिर इन्होंने गिरिवज्र से अपनी राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थापित किया। कहाँ किया? पाटलिपुत्र में उदयन ने अपनी राजधानी, मगध का राजधानी पाटलिपुत्र में ले आया। उसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में अब हम कुछ जानते हैं, जो मगध का राजधानी था।
शेरशाह सूरी पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। शेरशाह सूरी कब आया है? मध्यकालीन भारत में, अभी नहीं। मध्यकालीन भारत जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय शेरशाह सूरी का चर्चा होगा। शेरशाह सूरी ने पटना नाम रखा, पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। मुगल राजकुमार अजीम उस शान, कौन? मुगल राजकुमार अजीम उस शान ने पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद रख दिया। कौन रख दिया? अजीम उस शान ने पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद रख दिया। अब ये जो मगध जनपद के हर्यक वंश थे उनका जितना भी राजा हुआ वो कमजोर शासक हुए, कमजोर शासक हुए। और इनके अंतिम शासक जो थे वो नागदशक थे। कौन थे? नागदशक। इनका अंतिम शासक कौन था? नागदशक, जिसका हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का स्थापना किया। कौन? शिशुनाग ने नागदशक का हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया। अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश जैसा आप जानते हैं, शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश को साम्राज्य से हटाकर, मगध के साम्राज्य से हटाकर शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। इसके स्थापना कौन किए हुए थे? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया? शिशुनाग। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन थी? इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी अवंती को मगध में मिला लेना। अवंती को मगध में मिला लिया। इसने पाटलिपुत्रा के स्थान पर वैशाली को पुनः राजधानी बनाया। पाटलिपुत्रा के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया। यूनानी ने पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा कहा है। यूनानी ने पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा कहा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कालाशोक। शिशुनाग वंश के शिशुनाग के बाद कालाशोक, उसके पुत्र कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का सबसे जो प्रमुख शासक था, सबसे जो महत्वपूर्ण शासक था वो कालाशोक ही था। सबसे प्रमुख कालाशोक था शिशुनाग वंश का। इसने पाटलिपुत्रा को पुनः से फिर राजधानी बनाया। पाटलिपुत्रा को फिर से राजधानी बनाया। पाटलिपुत्रा को पुनः फिर राजधानी बनाया। इसके समय में सबसे जो प्रमुख हुआ, सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ, जिसके लिए इसे याद किया जाता है, बराबर क्वेश्चन भी आता है, जो द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक ने करवाया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक ने करवाया था। कौन करवाया था? कालाशोक। उसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का हत्या करके मगध के साम्राज्य पे कौन आया? नंद वंश, महापद्म नंद। कौन? नंदीवर्धन का हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश का स्थापना किया। यह वंश नंद वंश मगध साम्राज्य में अभी तक जितने वंश स्थापना हुआ या जितने राजाओं ने राज किया उसमें सबसे प्रमुख वंश जो था वो नंद वंश था। मगध के उत्थान में अभी तक जितने राजाओं का कालक्रम आया, सबसे प्रमुख राजा या सबसे प्रमुख जो वंश था वो नंदी वंश था। इसके बाद भी बहुत सारे प्रमुख वंश आए, जैसे अशोक महान। मगध के साम्राज्य में ही अशोक महान का नाम आता है। अशोक महान यहाँ के राजा थे, वो तो महान ही थे, उनका चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जितना राजा आया, अभी तक में जितने राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, उसमें सबसे प्रमुख नंद वंश ही है, जिसने मगध को और ज़्यादा उत्कृष्ट बनाया। इसने कलिंग को जीत कर वहाँ से जीन की मूर्ति लाकर पाटलिपुत्रा में स्थापित किया। क्या किया? महापद्म नंद ने कलिंग को जीत कर वहाँ से जीन की मूर्ति लाकर पाटलिपुत्रा में स्थापित किया और कलिंग में नहर का निर्माण कराया। इतिहास में सबसे पहले अगर पूछा जाए नहर का निर्माण कौन करवाया, तो कौन करवाया? महापद्म नंद। कलिंग में करवाया। कहाँ करवाया? कलिंग में करवाया। अगर ये पूछा जाए इतिहास में, जो अशोक से पहले कलिंग पे विजय किसने प्राप्त किया, अशोक से पहले कलिंग पे किसने विजय प्राप्त किया, तो वो भी महापद्म नंद ने ही कलिंग पे विजय प्राप्त किया। और सबसे पहले नहर का निर्माण भी कौन करवाया? महापद्म नंद। नहर से सिंचाई होता है, कृषि कार्य होता है। ठीक है। इसके बाद इसने एकराट की उपाधि धारण की। क्या किया? एकराट की उपाधि धारण की। जैसा हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था, एकराट की उपाधि वो धारण करता था जो चौमुखी क्षेत्र पर, मतलब चारों क्षेत्र पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जिसका अधिकार हो, वो एकराट की उपाधि धारण करता था। एकराट की उपाधि कौन धारण किया? कौन धारण किया? महापद्म नंद। अब इसके बाद इसके पुत्र घनानंद का शासन काल आता है।
जो कि बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत क्रूर शासक था। इसका राजकाल 334 बीसी से 321 बीसी था। इसी के समय में भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय में ही भारत में हुआ था, जो घनानंद मतलब मगध के शासन पर आक्रमण नहीं कर पाया और वापस लौट गया, क्योंकि इसका जो सेना था वो पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा था। इसका सेना विश्व स्तर पे जाना जाता था। घनानंद का सेना मतलब नंद वंश का सेना विश्व स्तर पे जाना जाता था, जिससे डरकर सिकंदर के जो सेना थे वो चले गए, जो इतना थक चुके थे युद्ध करते करते, इतना थक चुके थे जो अब उनका साहस नहीं हुआ सिकंदर का जो भारत पे मतलब मगध पे आक्रमण करते, और वो वापस चले गए। उनका एक कारण, प्रमुख कारण ये भी था क्योंकि सेना का निकला हुआ विश्व विजय पे बहुत दिन हो चुका था और सेना का मन था जो अब घर जाएं और घर वाले से भी मिले, घर के आदमी से मिले, जिसके कारण सेनाओं ने मगध पे आक्रमण करने से नकार दिया, मगध पे आक्रमण करने से वापस चला गया और वो भारत से यहीं से ही सिकंदर लौट गया, जिससे सिकंदर बहुत आहत हुआ। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब सिकंदर का आक्रमण हम इसी 16 महाजनपद में पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं घनानंद को मारकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। इसके बारे में बताया जाता है घनानंद जी के बारे में, जो घनानंद जी क्रूर शासक थे। जब घनानंद जी से चाणक्य जो तक्षशिला के गुरु थे, चाणक्य जो तक्षशिला के आचार्य थे, वो घनानंद से मिलने आए जब सिकंदर का आक्रमण पश्चिमी भारत से भारत में होने वाला था। तो चाणक्य जी उस समय के जो सबसे प्रबल राजा थे वो कौन था? मगध था। सबसे प्रबल राज मगध था और वहाँ के सबसे प्रबल राजा घनानंद था, जिससे मिलने आया और चाणक्य जी कहें घनानंद आप ही बचा सकते हैं। सबसे पहले तो चाणक्य जी से मिलने में उसने 7 दिन लगा दिया। चाणक्य जी उसके दरबार में 7 दिन तक आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। जब भी उसे पूछा जाता था, चाणक्य जी पूछते थे जो राजा से हमें मिलना है, तो एक ही उत्तर दिया जाता था, राजा अभी बहुत विशेष काम में उलझे हुए हैं, आपसे नहीं मिल सकते, आप इंतजार कीजिए। जब 7 दिन हो चुका तब चाणक्य जी गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्सा होकर बहुत कुछ बोले, जिसके बाद घनानंद निकला। जब घनानंद वहाँ निकला, चाणक्य से मिला, तब चाणक्य जी को पता चलता है जो ये कहीं व्यस्त नहीं था, ये सिर्फ सुरा और सुंदरी में लीन रहता है। इसलिए चाणक्य जी ने तब कसम खाया, जो तुमने जितना मेरा बेइज्जती किया है वो तुमसे हम बदला लेंगे, तुम्हें हम मगध के साम्राज्य से हटा कर रहेंगे। किनको कहा? घनानंद जी को चाणक्य जी ने कहा, जो हम तुमको इस साम्राज्य से हटा कर रहेंगे। तब उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और घनानंद पे आक्रमण करवाया, जिसके कारण घनानंद का पराजय हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। मौर्य वंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल घनानंद जो था वो महापद्मनंद का 8 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र था, जो राजा बना। अब इसके बाद हम आगे के वीडियो में सिकंदर का आक्रमण और विदेशी आक्रमण जो हुआ था उस समय में, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हमारे वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।